कल की क्लास में हमने सीखा था अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दैट इज गाइनीशियम। गाइनीशियम के अलावा हमने वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल भी सीख लिया था, और उसके बाद जो है हमने उस एग सेल के बनने की बात भी कर ली थी, जो कि बेसिकली मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड था एंड्रोशियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड था गाइनीशियम, ये दोनों का जो डिटेल्ड अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि आपका जो पॉकेट टेस्ट होगा उसमें यही दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर होके आएंगे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आपको ये चीज बता दूं कि हमने जो सीखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपने सीखा होगा कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। पहली जो क्लास होती है उसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं। ये सारा जो प्रोसेस है ये कौन सी इवेंट्स में आएगा, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। ठीक है, इसके अलावा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या फिर आप बोल सकते हो अप्रोच ऑफ गैमेट टू द अदर गैमेट। अब उसमें मेल या फीमेल कोई भी किसी के पास जा सकता है, बट आपको भी पता है कि यूनिवर्सल रूल तो यही होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो हमेशा स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो कभी मूव नहीं कर सकता। तो जो मेल गैमेट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोचिंग द फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में आपने पढ़ा था कि जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल है, बट जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो मोटाइल होता है और वो जाके उसको अप्रोच करता है। क्लियर? यहाँ प्लांट्स के केस में मैंने कल आपको क्लास खत्म करते करते भी ये चीज रिमाइंड की थी और बताया था कि यहाँ पे आपके पास दोनों ही गैमेट, चाहे आप पॉलन ग्रेन की बात करो या फिर आप बात करो किसकी, एग सेल की, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। वहां पे फ्लैजेला या ऐसा कोई मोटिलिटी वाला स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा था, तो दैट इज द रीजन कि दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। तो अगर दोनों के दोनों गैमेट्स यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं तो आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि देयर शुड बी सम ऑफ द प्रोसेस जो इनको हेल्प करेगा एक दूसरे को अप्रोच करने में। ठीक है, तो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। वो जो प्रोसेस होगा जो ये दोनों गैमेट्स को एक दूसरे को अप्रोच करने में मदद करेगा, उस प्रोसेस की बात करेंगे, एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन आप यहाँ प्लांट्स में देखेंगे क्योंकि ह्यूमंस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पर तो जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, वो अप्रोच करने के लिए केपेबल होता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल हमारे पास नहीं है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन के पास नहीं है कि वो मूव कर सके। तो दैट इज व्हाई वी नीड पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे, आप जब अपनी बुक रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पॉलिनेशन है वो 2 तरह का होता है। तो उसमें एक पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनके अलावा इनका डेफिनेशन सीखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, फिर हम सीखेंगे कि अगर किसी भी फ्लावर को या किसी भी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो करना है तो व्हाट शुड बी द अडेप्टिव फीचर्स, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। ठीक है, कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब है अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। वैसे ही जब किसी फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट करना है तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसके पास क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए उनकी बात करेंगे। ये सारी चीजें आज की क्लास में डील होंगी। जब इतना आप सीख चुके होंगे तो फिर आपको सीखना होगा मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट करवाएगा पॉलिनेशन या बैट करवाएगा या फिर वो एल्गी या फंगस के थ्रू होगी, जो भी ऐसा डिफरेंट आप यूज करोगे, वाटर करंट, एयर, तो वहां पे वो टाइप्स हम लोग बाद में देखेंगे। आज की क्लास में पहले इतना सीखेंगे। तो फर्स्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो यू विल डिफाइन कि जो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन है ये एक ट्रांसफर प्रोसेस है। किसको ट्रांसफर किया जाता है,
पॉलन ग्रेन को उठाया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब सेम फूल के स्टिग्मा पे आप या तो उसको ट्रांसफर करो या तो फिर आप उस पॉलन ग्रेन को डिफरेंट फ्लावर पे ट्रांसफर करो जो कि सेम स्पीशीज का होना चाहिए। ठीक है, अब आप ही मुझे बताइए सेम स्पीशीज वर्ड यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज पॉलन ग्रेन जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली का है और वो पॉलन ग्रेन जाके बैठ चुका है रोजेसी फैमिली के फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो क्या फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा? यस और नो? क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, फूल वहां का है क्रूसीफेरी का, और वहां से जो एंथर का पॉलन है दैट हैज गॉट द प्लेटफॉर्म ओवर द स्टिग्मा ऑफ रोजेसी फैमिली, तो क्या वहां फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ सेकंड थॉट देना ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि रोजेसी फैमिली कुछ अलग कैरेक्टर शो करती है, वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो क्रूसीफेरी है उसका कुछ अलग फीचर्स होता है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा कि जो गैमेट्स होते हैं या जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल होती है दैट इज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर वाला जो कंसेप्ट है ये समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसीलिए आपके लिए ये इमेज भी इंसर्ट करके रखा है ताकि आपको इससे बेटर क्लियर हो जाए कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि या तो आप एंथर लीजिए और उसको स्टिग्मा पे ट्रांसफर कीजिए सेम फ्लावर के अंदर। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो भी काम चल रहा है नीचे वो सेम फ्लावर के अंदर चल रहा है, दोनों ही गैमेट का फॉर्मेशन उसी फूल में हुआ था। ठीक है, तो अगर ऐसा कंसेप्ट आप देख पा रहे हो तो दैट विल बी नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड है कि अगर दो अलग फूल हैं जो कि दो अलग पेड़ों पे भी हो सकते हैं, एक ही पेड़ के अलग अलग स्टेम पे भी हो सकते हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं? इस मेथड को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फ्लावर आपके डिफरेंट होने चाहिए। समझ रहे हैं चीजों को? अब आप इससे एक और चीज समझ गए होंगे कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो मेजरली जो कंडीशन आपको फ्लावर की नीडेड है वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? यूनिसेक्सुअल। और यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फूल में होने चाहिए, तो यहाँ कौन सी कंडीशन बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होगी? यहाँ जो कंडीशन रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी बाइसेक्सुअल कंडीशन। इतना आपको इस पिक्चर से तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड चले, आफ्टर ऑल वो है तो पॉलिनेशन ही। तो पॉलिनेशन की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम वहां पे दोनों ही कंडीशंस को मेंशन करते हैं। क्लियर? नहीं तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में यही दो टाइप आपको सीखने हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द नेक्स्ट टाइप विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन है कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाना है स्टिग्मा पर, और जो एंथर है जिसने पॉलन बनाया और जो स्टिग्मा है जो पॉलन को रिसीव करेगा, बोथ द ऑर्गन्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फूल पर दोनों तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके लिए एक और बायोलॉजिकल टर्म होता है एंड द टर्म इज ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब है मीटिंग ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीटिंग ऑफ टू गैमेट्स है वो सेल्फ मतलब कि एक ही फ्लावर के विद इन हो रही है, दैट इज व्हाई द टर्म यूज्ड हियर इज ऑटोगैमी। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर किसी भी फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो उसके पास कुछ फीचर्स होने चाहिए जिसके बगैर वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। वो सारे फीचर्स होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो वो सारे फीचर्स को या तो आप अडेप्टिव फीचर्स बोलो, अडेप्टेशन बोलो, या फिर सेम उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस, कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर के पास होना चाहिए।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या पहला एडेप्टेशन जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर के पास होना चाहिए वो होता है मोनोक्लाइनी। ठीक है, मोनोक्लाइनी का मतलब है कि जो फूल है दैट शुड बी नेसेसरली बाइसेक्सुअल। अब इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली या बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगाने वाली बात ही नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो एक ही फूल पे होने चाहिए। तो मैंने अभी जो इमेज आपको दिखाई थी देयर ऑल्सो आई क्लियर्ड इट टू यू कि वहां पे जो कंडीशन है, सबसे पहली जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी इन द फ्लावर। ठीक है, तो जब भी फूल बाइसेक्सुअल होगा तभी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा। तो दैट शुड बी द प्राइमरी कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। अब होमो वर्ड का मतलब होता है सेम या सिमिलर, गैमी वर्ड का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ गैमेट। तो यहाँ पर होमोगैमी का जो कंसेप्ट है वो आपको ये मेंशन करता है कि जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, बोथ ऑफ देम शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा तो वहां आपने क्या पढ़ा था कि जो स्पर्म होता है और जो एग होता है वो लोग एक साथ एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। उनका मेच्योरिटी का जो टाइम होता है वो एक सा होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है। ऐसा कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? रिमेम्बर, आप लोगों ने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा तो आप लोगों ने ये सारी चीजें वहां पर सीखी थी या नहीं सीखी थी? यस, सीखा था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि गैमेट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो तो गया है, लेकिन वो जो दोनों गैमेट्स हैं उनका सेम टाइम पे मेच्योर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टाइम पे मेच्योर होना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वो गैमेट्स आगे पीछे मेच्योर होंगे तब तक जो गैमेट पहले मेच्योर हो चुका है उसकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी। Now you all know the meaning of viability. What is viability? Viability क्या होती है किसी भी गैमेट की? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आप इस वर्ड से एक्सपोजर में आए होंगे। What is viability? What is viability of any gamete? आप लोग आंसर सोचिए, तब तक मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे जो दूसरा गैमेट है उसकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी। यस, वेरी गुड निकिता, एक्टिव टाइम पीरियड। एक्टिव टाइम पीरियड का मतलब है कि कोई भी गैमेट बनने के बाद कुछ समय के लिए एक्टिव रहता है एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू लूज इट्स एक्टिवनेस, it is going to lose all the properties those were required for fertilization and it would not be capable to fertilize the counterpart. ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेगा। तो दैट पर्टिकुलर property of remaining active and maintaining all the properties required for fertilization is termed as viability. ठीक है, yes, very good दिव्या एंड जयदीप। वायबिलिटी का मतलब आप सबको ही ऑलमोस्ट पता है, एक्टिव पीरियड होता है वो किसी भी गैमेट का। तो यहाँ पे अगर दोनों गैमेट अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे तो बहुत ही आसान सी बात है कि दूसरा गैमेट जब तक कि मैच्योर होगा तो जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है वो तब तक अपनी वायबिलिटी लूज कर देगा, वो अपना कैपेसिटी लूज कर देगा दूसरे ऑपोजिट पार्ट को फर्टिलाइज करने का। ठीक है, तो दैट विल बी द थिंग जो आपको फर्टिलाइजेशन के सक्सेसफुल होने से दोनों गैमेट्स को रोक सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन फॉर इट इज होमोगैमी, कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं फ्लावर के उन दोनों को एक ही टाइम पर मैच्योर होना है और इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को कहा जाता है होमोगैमी। अगर होमोगैमी किसी भी सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर में हो रही है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी वेरी हाई एंड द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो वेरी हाई। ठीक है,
अगर सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा चांसेस रख रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ऐसा कौन से पौधों में देखने को मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा मिराबिलीज जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट। ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट इट इन जेनेटिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा जेनेटिक्स का नाम आ गया है तो लेट अस चेक कितना आपको याद है। मिराबिलीज के अंदर आपने जेनेटिक्स का कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था? 4 o'clock प्लांट से आपने कौन सा कंसेप्ट सीखा था जेनेटिक्स का, जहां पे 4 o'clock प्लांट को लेकर या मिराबिलीज को लेकर हम क्रॉस बनाते हैं? विच कंसेप्ट वाज दैट जहां पे आपने मिराबिलीज पढ़ा था? ओके, somebody is saying कोडोमिनेंस, somebody is saying इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस तो नहीं था, दैट वाज ऑब्वियसली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर होते थे जो कि क्या बना लेते थे? पिंक बना लेते थे। यही आप लोगों ने पढ़ा था या फिर कुछ और भी पढ़ा है इसके बारे में? पिंक फ्लावर्स का रिजल्ट ही आपने देखा होगा कि और कुछ भी इसके बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, और कुछ भी सीखा था? कुछ एक्स्ट्रा सीखा है इसके बारे में, मिराबिलीज जलापा के बारे में? इज इट फाइन? तो मिराबिलीज यहाँ पे होता है। इसके अलावा वी हैव कैथरैंथस। ये कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे होमोगैमेटिक कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, देन अगला जो अडेप्टिव फीचर है दैट इज क्लिस्टोगैमी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है। तो क्लिस्टोगैमी इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज क्लिस्टोगैमेटिक कंडीशन? यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, और फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ उसका एक और भी प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने पूरे लाइफ पीरियड में, ठीक है, पूरा उसका जो लाइफ पीरियड होता है, उसका जो पूरा लाइफ स्पैन होता है, ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ वो कभी भी ब्लूम नहीं करता। ठीक है, ब्लूमिंग का मतलब तो सभी जानते होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूमिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूमिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूमिंग? अगर हम कह रहे हैं दैट द फ्लावर इज ब्लूमिंग तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूमिंग? फाइन, किसी ने तो अभी आंसर किया है। किसने आंसर किया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूमिंग? यस, वेरी गुड कार्तिक। ब्लूमिंग का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर, या फिर आप ये कहेंगे कि दैट बर्ड टर्न्स इनटू अ फ्लावर। वेरी गुड निकिता। ठीक है, दैट इज द बेस्ट मेथड टू डिफाइन कि जो बर्ड है वो किस में चेंज हो जाती है? वो फ्लावर में चेंज हो जाती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूमिंग। तो यहाँ जब क्लिस्टोगैमस कंडीशन आप देखेंगे तो वो फ्लावर का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो अपने जीवन में कभी खिलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई फ्लावर अगर जीवन भर खिलेगा ही नहीं तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसके अंदर ही रहने चाहिए। नहीं तो अगर वो फूल कभी खिला नहीं, फर्टिलाइजेशन कभी हुआ नहीं, तो फिर उसकी पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो नेचर है उसने ऑलरेडी उसको एक मैकेनिज्म दे रखा है। उसने ये कहा है कि अगर तुम कभी खिलोगे ही नहीं तो वो पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले से ही दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स दैट नेवर ब्लूम या फिर सच टाइप ऑफ फ्लावर्स दैट नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, इसको आप क्लोज्ड फ्लावर के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्लोज्ड फ्लावर, ये याद रखिएगा। अब इसी फूल को जो कभी खिलता नहीं है, हमेशा बंद रहता है, तो उसी को हम कौन से फूल के नाम से जानते हैं? उसको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कोई पौधा होगा तो उसके सारे फूल ऐसे ही होंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी। जब भी हम क्लिस्टोगैमस कंडीशन देखते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ फूल हैं जो क्लिस्टोगैमस कंडीशन में हैं, लेकिन उसी प्लांट के बाकी के जो फ्लावर्स होते हैं वो चास्मोगैमस कंडीशन भी शो करते हैं। अब दिस इज चास्मोगैमस कंडीशन। चास्मोगैमस कंडीशन का मतलब होता है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, जब भी कोई फ्लावर ब्लूम करना स्टार्ट कर दे,
अब उसने ब्लूम किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्लावर जो है वो ओपन होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो जब कोई फ्लावर ब्लूम करेगा, ओपन होगा, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी खुला रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी पौधे के सारे फूल क्लिस्टोगैमस कंडीशन में होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो क्लिस्टोगैमस होते हैं और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि चास्मोगैमस कंडीशन भी शो करते हैं, ताकि अगर क्लिस्टोगैमस कंडीशन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन फेल हो गया तो वहां पर कम से कम चास्मोगैमस फ्लावर्स को यूज करके फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो सके और उन पौधों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सके। समझ में आया कि दोनों फ्लावर एक साथ क्यों प्रेजेंट हैं? द कंडीशन इज कि नेचुरल फिनोमिनन है, नेचर को ऐसा लगता है कि अगर किसी भी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन फेल हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में चास्मोगैमस फ्लावर शुड बी देयर एज अ बैकअप प्लान, ताकि उस पौधे का जो जनसंख्या है या उसकी जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, तो वहां दोनों टाइप के पौधे के अंदर दोनों तरह के फूल आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल है ऑक्सिलिस, वायोला, कॉमेलिना, और भी काफी सारे होते हैं, बट 3 मोस्ट कॉमन आर दिस वंस। तो आपको इतना ही एग्जाम्पल में याद रखना है। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन हो गई ये हो गई क्लिस्टोगैमस कंडीशन। देन आगे पढ़ते हैं, लास्ट वन इज बड पॉलिनेशन। ठीक है, बड पॉलिनेशन में आप समझ गए होंगे कि ये जो पॉलिनेशन होती है ये बड स्टेज में होगी। नाउ बड स्टेज इज वेरी मच क्लोज टू क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आप इससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जो बड होती है दैट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर था वो कभी खिला ही नहीं, इसका मतलब वो हमेशा ही वैसा ही रह गया बड कंडीशन में। तो ये दोनों सिचुएशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट हाँ टेक्निकल डिफरेंसेस इनके बीच में होते हैं, और वो जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो आप ग्रेजुएशन लेवल पे सीखोगे, नॉट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो बड पॉलिनेशन हाँ एट सम पॉइंट इट इज क्वाइट सिमिलर टू क्लिस्टोगैमस कंडीशन, क्योंकि वहां पे भी फ्लावर क्लोज्ड होता है और यहाँ बड जो है दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर्म ऑफ अ फ्लावर। आप ऐसा बोल सकते हो कहीं ना कहीं, लेकिन टेक्निकल डिफरेंसेस दोनों बीच में होते हैं। तो यहाँ पे बड पॉलिनेशन जो है वो बड स्टेज में ही हो जाती है जब फूल खिला भी नहीं होता है, मतलब द फ्लावर इज नॉट ब्लूमिंग, इट इज continue to existing in bud stage, but then also fertilization is taking place। तो ये जो situation होती है वो बड पॉलिनेशन होती है। अब ऐसा आपको कहाँ देखने मिलेगा? व्हीट एंड राइस में। ठीक है, व्हीट एंड राइस का बॉटनिकल नेम बताइए जरा। What is the botanical name of wheat and what is the botanical name of rice? दोनों का नहीं आता, किसी एक का बता दीजिए। What is the botanical name of wheat and rice? What is the botanical name of wheat and rice? पलक थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया? शब्द थोड़े से आगे पीछे खिसक गए हैं, बट हाँ यू आर करेक्ट। That is Triticum aestivum. Triticum aestivum is the botanical name of wheat. Rice, what is the botanical name of rice? Oryza sativa. Very good, Divya, Komal and Palak. ठीक है, very good. At least 3 people I heard who remember the biological names. बाकी लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि बायोलॉजिकल नेम्स पे थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करो। कभी कभी वो जो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन होता है या जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी होती है, समटाइम्स दे विल नॉट गेट टू यू बाय द डायरेक्ट नेम, वो आपके पास आएंगे इनडायरेक्ट नाम के साथ, बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो हर बच्चा नीट में सेलेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। तो वहां पर जो नीट के एग्जाम में मैंने पहले भी बताया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतने टफ नहीं होते, वहां जो गेम होता है दैट इज ऑफ वोकैबुलरी, दैट इज वर्ड प्ले। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों पे कीन ऑब्जर्वेशन रखिए, कम से कम कॉमन चीजों के बायोलॉजिकल नेम यू शुड रिमेम्बर। व्हीट एंड राइस तो बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, वेरी गुड, जिनको याद है दैट्स वेरी गुड, और जिनको याद नहीं है आप लोग थोड़ा सा स्टार्ट करो ये चीजों पे फोकस करना। अब
ये आपका खत्म हो चुका बट पॉलिनेशन तक, पहला मेथड ऑफ पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ अगेन समथिंग नोटेबल, ठीक है, ऑल्दो ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है टाइप ऑफ पॉलिनेशन का, बट येट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और इसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? इसको हम कहते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होता है? एक्चुअली इट इज इंटरमीडिएट प्रोसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसीलिए मैं इसको बीच में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सिमिलर होता है सेल्फ पॉलिनेशन के, अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर ये सिमिलर होता है क्रॉस पॉलिनेशन के। तो देखते हैं कि वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। सबसे पहले जब पॉलिनेशन यहाँ पे होती है तो आपको भी पता है कि जो पॉलिनेशन है दैट विल बी बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। कंडीशन ये है कि पौधा एक ही है लेकिन उसके अंदर फूल दो हैं, ठीक है। आपके पास प्लांट एक ही है लेकिन इस प्लांट का दो फ्लावर है, ठीक है। सपोज यू कैन से यू हैव फ्लावर 1 एंड हियर यू हैव फ्लावर 2। ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। अब F1 F2 को फर्स्ट फाइलियल जनरेशन और सेकेंड फाइलियल जनरेशन मत समझ लेना, ये फ्लावर है। तो यहाँ पर दो फ्लावर हैं, सेम प्लांट के हैं, इनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज जिटोनोगैमी, ठीक है। अब देखो, अगर आप जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्लांट तो एक ही है, तो इसके जो दोनों फूल होंगे विल दे बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और विल दे बी जेनेटिकली डिफरेंट? आप बताइए। प्लांट एक ही है, फूल दोनों उसी पौधे के हैं, तो बोथ द फ्लावर्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और विल दे बी डिफरेंट? बताइए, फूलों का जो जेनेटिक बिहेवियर होगा आपस में वो कैसा होगा? क्या वो दोनों सेम जेनेटिक बिहेवियर शो करेंगे या डिफरेंट? वेरी गुड, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि उनका जो जेनेटिक बिहेवियर होगा दैट विल बी आइडेंटिकल। तो अगर आप जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो जिटोनोगैमी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है, बिकॉज वी वर हैविंग ओनली वन प्लांट, both the flowers were belonging to the same plant and that's why both the flowers were genetically identical, ठीक है। तो जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चला कि जिटोनोगैमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर आप इसको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है कि भले दोनों फूल एक ही पौधे पे हैं बट हैं तो अलग अलग, यस और नो। अभी आपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन सीखा तो आपने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन में बाइसेक्सुअल कंडीशन का होना जरूरी है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन है क्या? जो आपके दोनों फूल हैं वो तो यूनिसेक्सुअली हैं, यस और नो? जो दोनों फ्लावर्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल ना। तो अगर ये दोनों यूनिसेक्सुअल हैं, अलग अलग हैं, तो इकोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली व्हेन यू आर लुकिंग एट द प्रोसेस तो आपको लग रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकती, तो इट इज आइडेंटिकल टू क्रॉस पॉलिनेशन। ये रीजन समझ में आया या नहीं सबको कि इकोलॉजिकली दोनों फूल कैसे डिफरेंट हुए? दोनों फूल अलग अलग हैं, दोनों के पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू यूनिसेक्सुअल कंडीशन। and if the condition is unisexual in a flower then how come their self pollination will be possible? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो दिस कंसेप्ट ऑफ जिटोनोगैमी will come under the category of cross pollination, ठीक है। और अगर जेनेटिकली देखेंगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसीलिए ये एक ऐसा मेथड है जो सेल्फ एंड क्रॉस दोनों को रिसेंबल करता है, तो हमने इसको उनके बीच में पुटअप किया है, मतलब कि ये कोई इंटरमीडिएट सा मेथड है, ठीक है। तो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, ऑल्दो आप जब पढ़ेंगे तो काफी सारी किताबों में ये मेथड आपको क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर ही मिलेगा, ठीक है। बट जेनेटिकली इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ तक किसी को भी कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, otherwise then we'll proceed with cross pollination या फिर allogamy. Any doubts to anyone? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है?
और मैंने आप लोगों को कल एक लास्ट डेट दी हुई थी टू सॉल्व दैट वर्कशीट ऑफ molecular basis of inheritance. Still some of you ignored that warning. Why so? अभी तक बहुत सारे लोगों का वो वर्कशीट क्यों नहीं पहुंचा है? मैं बहुत सारे बच्चों से काफी हैप्पी भी हूँ और बहुत सारे बच्चों से डिसअपॉइंटेड भी हूँ इस बात से, बाकी लोगों की वर्कशीट अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची है? इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो शीट है वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है और जितना सॉल्व हुआ उतना भेजा, और 2 लोगों ने तो कंप्लीट करके भी भेज दिया। तो जो बाकी लोग हैं उनका मॉलिक्यूलर का शीट अभी तक क्यों नहीं आया है? आई डोंट वांट टू मेंशन योर नेम्स राइट हियर। आप लोग को पता है कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया है? क्यों सॉल्व नहीं हुई है शीट अभी तक? अभी तक शीट सॉल्व क्यों नहीं हुई है? देयर वर ओनली 120 क्वेश्चंस आई गेस, और 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता है। क्यों अभी तक शीट नहीं आई है? ओके फाइन, ठीक है। जितने लोग पढ़ाई करेंगे दैट्स वेल एंड गुड, और अगर आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करनी है देन आई कैन नॉट प्रॉमिस यू गुड मार्क्स इन योर टेस्ट, ठीक है? दैट्स वेरी क्लियर। तो प्लीज थोड़ा अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट करो। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी पे आ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी जो होता है इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ जीनोगैमी, ठीक है? उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज जीनोगैमी। तो ये जो जीनोगैमी होता है या जो क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी है, ये मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ व्हेन वी आर गोइंग टू रिजॉइन द लेक्चर, ठीक है? जब हम लेक्चर रिजॉइन करेंगे, सेम मीटिंग आईडी के साथ लेक्चर रिजॉइन करिए, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस वन।